नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नौसेना दिवस के मौके पर ओडिशा के पुरी में नौसेना दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर हुई शामिल। नौसेना की परिचालन शक्ति और कौशल का शानदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र में राजभवन पहुंच महायुति के नेताओं ने राज्यपाल के सामने नई सरकार का दावा किया पेश। शपथ ग्रहण समारोह कल। राहुल गांधी के संभल दौरे पर भाजपा का निशाना। रस्म अदायगी की सियासत का लगाया आरोप। सपा नेता राम गोपाल यादव भी बोले, राहुल कर रहे हैं औपचारिकता की राजनीति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में भारत चीन संबंधों में हाल में हुई प्रगति पर दी जानकारी। कहा, निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से संबंधों में सुधार। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 के फाइनल में भारत का सामना आज पाकिस्तान से। प्रतियोगिता में अब तक अविजित रहा है भारत का अभियान। और अब विस्तार से समाचार। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज हुई भाजपा कोर कमेटी और विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल 5:30 पर शाम को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस राज, सीएम पद का सजेगा ताज। महायुति के नेता बने फडणवीस, पीएम की मौजूदगी में लेंगे शपथ। महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कल लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का दिया आमंत्रण। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। माननीय राज्यपाल जी हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आजाद मैदान पर यह संपन्न होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 2.5 साल में हम सब ने मिलकर काम किया और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा करेंगे। पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। शिवसेना नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मौके पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उल्लेखनीय काम किया। गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हम तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 5 साल बाद ये बात सच साबित होने जा रही है। महाराष्ट्र में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब मुंबई से योगेश शीतल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, किस तरह से तैयारियां हैं कल के शपथ ग्रहण समारोह की? देखिए रमा, तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर की गई है। ऐतिहासिक माहौल होगा यहाँ पर, जिस तरीके से हमने 2014 में देखा था जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वानखेड़े स्टेडियम में वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त आए थे, और तब के बाद जो है ये दूसरा मौका होगा जब इस तरीके का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार ले चुके हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो कल का दिन काफ़ी जो है वो दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी से थोड़ी देर के बाद मंत्रिमंडल को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल वर्षा बंगलो, जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आवास है, सरकारी आवास है, वहाँ पर फिलहाल बैठक चल रही है जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और तीनों ही पार्टियां जो घटक दल है, अजीत पवार के एनसीपी, तीनों ही पार्टियों के जो शीर्ष नेता है वो वहां पर बैठे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है और थोड़ी देर में चीजें साफ हो जाएगी। दो चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है इस वक्त। पहला ये कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे उस पद को, उसको लेकर फिलहाल बातें चल रही है। सूत्र हालांकि ये बता रहे हैं कि इसके लिए सहमति बन गई है। दूसरा है गृह मंत्रालय को लेकर, तो थोड़ी देर में मंत्रालय का जब जो पूरा का पूरा जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा, उसके बाद जो है कल की बात पर होगी। एक चीज़ ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, जो कि मैं आपको बता रहा था, दो चीज़ें हैं। दूसरा है कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, इनका शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है ये जो है वो राजभवन में होगा। ऐसा सूत्रों के हवाले से, यानी कि जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो फिलहाल इस बात को कह रहे हैं, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आज का पूरा दिन भर का अगर घटनाक्रम देखें तो जो विधिमंडल में जो विधान भवन है वहाँ पे जो है वो विधायक दल की बैठक हुई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस राजभवन गए और वहीं पे जहाँ की 2.5 साल पहले वो देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने की घोषणा की थी, वहीं पे आज उसी जगह पे आज एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस जो है जो मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिलाकर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ आप कह सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही आप कह सकते हैं काफी बिल्कुल कई मायनों से आप ऐतिहासिक बता रहे हैं योगेश। उन्होंने भी इस बात को कहा, बिल्कुल कई मायनों से ऐतिहासिक बता रहे हैं और सबकी नज़र इस पर लगी है। जो तस्वीर आप साफ होने की बात कर रहे हैं, तस्वीर साफ होगी थोड़ी देर में, लेकिन क्या कुछ सूत्रों से आपके जानकारी मिल रही है? किस तरह से चर्चाओं का दौर है? बातचीत किस तरह से अभी तक हुई है इस विषय में? देखिए, शिवसेना की तरफ से जो है दादा भूसे साथ में जो है शिरसाट हैं और 2-3 मंत्री हैं जो शिवसेना की तरफ से जिनका नाम जो है काफ़ी आगे चल रहा है। ये वो मंत्री हैं जैसे गुलाबराव पाटिल, ये सब वो मंत्री हैं जो कि पहले जब शिवसेना बटी थी उस वक्त ये लोग मंत्री में थे। और एकनाथ शिंदे हमेशा इस बात को कहते भी हैं कि जो सरकार गिरी थी वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार नहीं शिवसेना से अलग हुए थे या सरकार गिरी थी, बल्कि बाला साहब ठाकरे की विचार को लेकर वो आगे जाना चाहते थे, इसलिए वो अलग हुए थे। तो अब जबकि नई सरकार बनेगी तो शिवसेना के जो मंत्री उस वक्त थे, चाहे वो दादा भूसे हों, चाहे वो गुलाबराव पाटिल हों, चाहे वो अन्य कोई मंत्री हों, उनको वापस वो जगह मिलेगा। चाहे उदय सामंत हो, ये सब वो मंत्री हैं जो पहले मंत्री थे, तो इनको जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े अच्छे हैं, प्रदर्शन अच्छा रहा है, अनुभव रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 से जब थी 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो कई सारे काम जो है अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा वो की गए थे। चाहे वो जलयुक्त शिवार की बात कर लीजिए, किसानों को लेकर योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें भी की गई थी। तो उनका जो है मंत्रालय में कितनी विभाग जो है वो अपने मंत्रालय को रखते हैं, अपने जो मंत्रियों को देते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। गृह मंत्रालय, क्योंकि पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय लिया था जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तब भी गृह मंत्रालय उनके पास ही था। तो गृह मंत्रालय को लेकर एक पेच है जो कि थोड़ी देर में सुलझ जाएगा कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा। वित्त मंत्रालय को लेकर यही जानना चाहेंगे आपसे योगेश, गृह मंत्रालय को लेकर इतना फोकस क्यों है, क्यों ये एक पेच बना हुआ है? देखिए, गृह मंत्रालय का जो महत्व है उसको हम सभी लोग जानते हैं। चाहे वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सिर्फ पुलिस ही नहीं आती, बहुत सारे ऐसे विभाग आते हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील होते हैं और एक तरीके का जो है उसका एक अपना ऑरा होता है उस डिपार्टमेंट का। तो गृह मंत्रालय चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती है और बहुत तरीके से गृह मंत्रालय हर चीज़ में, हर मंत्रालय में गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है और एक तरीके का डोमिनेट्स भी जो है वो भी पोजीशन गृह मंत्रालय का हमेशा से रहता आया है। तो गृह मंत्रालय को लेकर पेच इसलिए फंसी हुई है क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री, देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अब अगर वो उप मुख्यमंत्री के लिए मान रहे हैं तो कोशिश जो शिव सैनिक हैं, जो कि पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि मंत्री में रह चुके हैं मंत्रालय में, वो यही कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय जो है वो एक तरीके से मिल जाए। तो लेकिन वो कई बार कह चुके हैं जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का कहेगा उसे मानेंगे।
विजय रूपाणी ने भी आज कहा कि किसी तरह की कोई देखिए, नाराजगी नहीं है, कोई भेद नहीं है। देखिए, नाराजगी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, समन्वय भी बहुत सही तरीके से चला। ये सब चीजें जो है किसी नाराजगी, देखिए अगर आप पूरे प्रेस वार्ता को देखे होंगे जो राजभवन में चल रहा है, जिसमें कि थोड़ी देर पहले तीनों मंत्री और जितने भी उनके विधायक चुन के आए हैं, काफी सारे विधायक भी वहां पे उस वक्त थे, उस वक्त भी काफी हल्के फुल्के तरीके से पूरी प्रेस वार्ता की गई, हंसी मजाक का वहां पे माहौल था। तो कहीं पे किसी भी चीज को बहुत हार्ड लाइन पे लिया जा रहा है ऐसा नहीं है, चीजें स्मूथली ही जा रही है, लेकिन स्मूथली ही है, लेकिन ये बात वैसी है जिस पर की चर्चा चल रही है शुरू से, इस बात पर बिल्कुल चर्चा चर्चाओं का दौर जारी है। योगेश, आप नजर बनाए रखिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार का आभार माना और कहा कि रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व बफर एरिया घोषित होने से मध्य प्रदेश अब वास्तविक रूप में टाइगर स्टेट बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व को लेकर बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना रातापानी। टाइगर रिजर्व बनने से रातापानी को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। रातापानी के आसपास फिलहाल 90 से ज्यादा बाघ। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व को लेकर बड़ी खुशखबरी मिली है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को 2 दिन में 2 टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रातापानी टाइगर रिजर्व बनने से अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। रातापानी के आसपास फिलहाल 90 से ज्यादा बाघ हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश को मिली इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पर्यावरण से लगाव रखने वाले तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। सामूहिक प्रयासों की बदौलत भारत में बाघों की आबादी समय के साथ बढ़ रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भी ये सकारात्मक प्रवृत्ति जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश को हमेशा प्राथमिकता दी है। टाइगर रिजर्व पार्क मिला है। रातापानी लगभग 16-17 साल से एक प्रकरण उलझा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका निराकरण किया। मुझे इस बात का संतोष है। इसी रातापानी अभयारण्य के साथ ही ये देश का ऐसा अभयारण्य हुआ है जो देश की किसी भी राजधानी के सबसे नजदीक है। 17 साल के इंतजार के बाद रातापानी को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। अब इसके बाद बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के जंगल में हैं। वर्ष 2010 से 2023 तक विभिन्न टाइगर रिजर्व में बसे 200 से भी ज्यादा गांव को विस्थापित किया गया। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। रातापानी के अभयारण्य बनने के बाद अब स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजधानी भोपाल से लगे होने के चलते अब पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में इजाफा। जहां वर्ष 2006 में बाघों की संख्या 300 थी, वहीं 2010 में ये बढ़कर 257 हो गए। 2014 में बाघों की संख्या 308 थी तो 2018 में 526, जो 2022 में बढ़कर 785 हो गए। भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों की सीमाओं में फैला रातापानी टाइगर रिजर्व एरिया मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व एरिया है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश को आने वाले समय में वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और भी काम करने होंगे। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज भोपाल। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाई थी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला शक्ति को नमन और वंदन करने वाली योजना महतारी वंदन महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक कारगर कदम सिद्ध हो रही है। किस तरह से, देखिए छत्तीसगढ़ से यह खास रिपोर्ट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त। 70 लाख महिलाओं को दी गई 652 करोड़ रुपए की राशि। महतारी वंदन योजना की किस्त आने से महिलाओं के बीच खुशी का माहौल। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1000 रुपए दिए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 10वीं किस्त जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में सरकार ने करीबन 652 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि दी है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक है, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी वंदन योजना के तहत प्रति महीना उनके खाते में 1000 रुपया देंगे और लगातार ये काम हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक महीने पहले सप्ताह में ही उनके खाते में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों के खाते में 1000 रुपया भेजने का काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत मार्च 2024 में हुई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1000 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हर महीने आर्थिक मदद मिलने से महिलाएं खुश हैं। उनका कहना है कि हमें हर महीने महतारी वंदन योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। हितग्राही और महिलाओं ने इस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का आभार भी जताया। महतारी योजना हमको मिल रहा है, लाभ उठा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, बढ़ते लोग के फीस उसमें अब काम आता है। महतारी योजना वाला पैसा मिलता है, 1000 रुपये मिलता है। तबियत खराब होता है ना, तो निकाल के इलाज पर नहीं कराते हैं। हम लोग को महतारी योजना वाला पैसा मिल रहा है। हम उसी पैसे से हम लोग अपना स्कूल का फीस या बच्चे लोग का कुछ भी अपना तबियत खराब हो, उसी में काम में लाते। महतारी वंदन योजना से मिली राशि से महिलाओं को परिवार के साथ खुद के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर को उठाने का एक मजबूत आधार मिल रहा है। महिलाओं की आर्थिक मजबूती से समाज में उनके प्रति भेदभाव में कमी और जागरूकता भी आती है। महतारी वंदन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ उनके सामाजिक स्थान को भी सुदृढ़ करती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 2 दिसंबर से ही नई डीएलसी दरों को लागू कर दिया गया है। शहरी इलाकों में डीएलसी रेट 5 से 15% तक और ग्रामीण इलाकों में 50% बढ़ाए गए हैं। इसके चलते जमीन और मकानों की खरीद महंगी होने के साथ रजिस्ट्री करवाना भी महंगा हो गया है। राजस्थान में महंगी हुई मकान और जमीन की रजिस्ट्री।
महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करवाने पर लगेंगे कम पैसे। जमीन और मकान को खरीदने के लिए होती है डीएलसी दर। डीएलसी दर से ही मकान की होती है रजिस्ट्री। शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री अब वर्ग गज के बजाय वर्ग मीटर में होगी। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि की रजिस्ट्री बीघा के बजाय हेक्टेयर में होगी। विकासशील क्षेत्रों और तेजी से शहरीकरण वाले इलाकों में रेट अधिक बढ़ाए गए। राजस्थान में अब मकान और जमीन खरीदना महंगा होगा क्योंकि सरकार ने डीएलसी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य में शहरी क्षेत्रों में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। राजस्थान में जमीन और मकान खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 2 दिसंबर से नई डीएलसी दरें लागू कर दी हैं। शहरी इलाकों में ये वृद्धि 5% से 15% तक की गई है, जबकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में दरें 50% तक बढ़ाई गई हैं। डीएलसी दरों में वृद्धि से अब जमीनों व मकानों के बाजार भाव और डीएलसी दरों में भारी अंतर कम होगा। इसके अलावा डीएलसी दरों के अनुसार मकानों के लोन मिलते हैं। अब डीएलसी दरें बढ़ने से लोन राशि में भी वृद्धि होने पर बैंकों को लोन देने व लोगों को बढ़ी हुई राशि मिलने में आसानी होगी। विकासशील क्षेत्रों और तेजी से शहरीकरण वाले इलाकों में रेट अधिक बढ़ाए गए हैं। सिंचित कृषि भूमि की डीएलसी दरें असिंचित जमीन की तुलना में कम थीं, जिन्हें अब 50% तक बढ़ा दिया गया है। जयपुर के सीकर रोड और जगतपुरा जैसे क्षेत्रों में 15% तक की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब बीघे की दरें हेक्टेयर में लागू होंगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री वर्ग गज या वर्ग मीटर के बजाय एक समान वर्ग मीटर में ही होगी। पुरुषों के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 8.8% रजिस्ट्री शुल्क लगता है। नए रेट के अनुसार अब 50 लाख रुपए कीमत के मकान की रजिस्ट्री करवाने पर पुरुषों को 66,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवाने पर 56,250 रुपये लगेंगे। इसके अलावा जमीनों के अधिग्रहण के समय सरकार की ओर से दी जाने वाली मुआवजा राशि भी डीएलसी दरों के अनुसार तय होती है। डीएलसी दरें बढ़ने से मुआवजा राशि में भी वृद्धि होगी। इससे किसानों और जमीन मालिकों को फायदा होगा। हालांकि डीएलसी दरों में वृद्धि से जमीन और मकानों की खरीद महंगी होने से मध्यम वर्ग को परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये वृद्धि जमीनों के बाजार भाव के अनुसार की गई है और इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। राजस्थान में फिलहाल जमीनों के बाजार भाव और डीएलसी की दरों में एक बड़ा अंतर है। इसी खाई को पाटने का काम राज्य सरकार ने किया है ताकि आमजन को मिलने वाली बैंक लोन की राशि भी अब बढ़कर के मिल सकेगी, तो वहीं किसानों की जमीनों को खासतौर पर अधिग्रहण के दौरान मिलने वाले मुआवजे की राशि भी बढ़कर मिल पाएगी। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश नादिज, डीडी न्यूज़, जयपुर। तो बेशक डीएलसी की दरें महंगी हो गई हैं, लेकिन महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री अगर कराते हैं तो पैसा कम लगेगा और जो लैंड ओनर्स हैं और किसान हैं उन्हें इससे फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जनवरी महीने में शुरू हो रहे इस आयोजन से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। तो क्या है ये तोहफा, देखिए इस रिपोर्ट में और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रयागराज
प्रयागराज में शुरू हो रहा है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ। महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया 2100 करोड़ का अनुदान। केंद्र सरकार ने 1050 करोड़ की पहली किस्त जारी की। इससे महाकुंभ का आयोजन और दिव्य, भव्य व डिजिटल तरीके से करने में मिलेगी सहायता। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जनवरी महीने में शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोला है। प्रयागराज में शुरू हो रहे सबसे बड़े सांस्कृतिक व आध्यात्मिक समागम महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत किया है। साथ ही इसकी पहली किस्त 1050 करोड़ भी जारी कर दी है। इससे महाकुंभ का आयोजन और दिव्य, भव्य व डिजिटल तरीके से करने में सहायता मिलेगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होना है। इसके बेहतर व व्यवस्थित तरीके से आयोजन के लिए केंद्र सरकार से एक मुश्त विशेष सहायता अनुदान के लिए प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया था। प्रदेश सरकार 5435.68 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्च कर रही है। यह राशि 421 परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है। प्रदेश सरकार अब तक 3461.99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर चुकी है। महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2100 करोड़ का विशेष अनुदान स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। महाकुंभ में रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज, सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण के कार्य, नदी किनारे कटाव रोकने, रिवर फ्रंट का निर्माण, स्मार्ट सिटी व प्रयागराज विकास प्राधिकरण के समन्वय से प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने पर काम चल रहा है। इसी के साथ सभी चौराहों का थीम बेस्ड सौंदर्यीकरण, IT बेस्ड मॉनिटरिंग आदि कार्य व श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी। व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा। गौरतलब है कि महाकुंभ 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज के संगम के तट पर आयोजित हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जहां एक और प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी खजाने खोल दिए हैं। लगभग 5,500 करोड़ की लागत का इंतजाम पहले ही प्रदेश सरकार ने कर रखा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए कुंभ मेला क्षेत्र को प्रदान किया है प्रदेश सरकार के माध्यम से। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, प्रयागराज।